Hello students, welcome to this particular video, and in this video we are going to talk about the important editorials of 28 January 2019। जो पहला एडिटोरियल हम लेंगे डिस्कस करने के लिए उसका नाम है रिमूविंग द रूट्स ऑफ फार्मर्स डिस्ट्रेस। ये जो एडिटोरियल ये हिंदू के एडिटोरियल पेज पे आया था और इस एडिटोरियल का जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजीज जिससे आप फार्म डिस्ट्रेस को कम कर सकें। ऑलराइट, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको लो एग्रीकल्चर प्राइसेस की प्रॉब्लम सफ़र कर रही हैं, फिर पुअर फार्म इनकम्स हैं, एग्रीकल्चर प्राइसेस आर टू द रॉक बॉटम। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म्स की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है टू द एक्सटेंट की जो एग्रीकल्चर इनकम्स हैं दे आर टोटली नॉन वायबल। ऑलराइट, तो अभी बात चल भी रही है कि जो इंटरिम बजट है उसमें हमारे फार्म सेक्टर के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस दिया जा सकता है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ दिस कंटेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में हम प्रॉब्लम्स देखेंगे और प्रॉब्लम्स के साथ में उनके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। चलिए अगले सेक्शन में जो ऑथर हैं वो चालू करते हैं पहली प्रॉब्लम के साथ, और जो पहली प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ प्राइसेस एंड इनकम्स। मतलब हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल फार्म के प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही है। ऑलराइट, देखिए जो प्राइसेस होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती हैं किसी भी एग्रीकल्चर सिस्टम का। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती हैं उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम रिड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। यही इसकी जो एग्रीकल्चर प्राइसेस की जो क्रिटिकलिटी है वो आप इस फैक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें टेक्नोलॉजी और एसोसिएटेड पैकेजेस के साथ साथ में प्राइसेस वर वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन। ऑलराइट, 2017-18 का अगर ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखा जाए तो प्राइस डिफ्लेटर अकॉर्डिंग टू दिस ग्रॉस वैल्यू एडिशन फॉर द ईयर 2017-18 एग्रीकल्चर का वॉज 1.1%, जबकि हमारे टोटल इकोनॉमी का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बेसिस पे जो प्राइस डिफ्लेटर था वो 3.2% था। ऑलराइट, सो ये अपने आप में शो करता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके कंपेरेटिवली जो हमारी एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं दे आर फेसिंग अ काइंड ऑफ डिस इन्फ्लेशन। ऑलराइट, ये जो प्राइस डिफ्लेटर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन 2018-19 के लिए शो करता है कि एग्रीकल्चर के लिए इट इज गोइंग टू बी 0%, वेयर फॉर टोटल इकोनॉमी इट इज गोइंग टू बी 4.8%। ऑलराइट, यानी इसका मतलब है कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं दे आर नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर स्टेगनेंट एंड their prices are falling comparative to last year। all right, now apart from that ये भी देखा गया है कि जो मार्केट प्राइसेस थे बहुत सारी कमोडिटीज़ के दे वर इवन लेसर देन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड दिस इंडिकेट दैट द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मूविंग अगेंस्ट द एग्रीकल्चर पिछले 2-3 साल से। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कम हो गए हैं, फार्मर की इनकम रिड्यूस हो गई है, उसकी वजह से फार्मर डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री के अंदर। नाउ इसके जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट ने ट्राई कर रखे हैं वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि देयर इज़ अ स्कीम जिसका नाम है प्राइस डेफिशिएंसी कंपनसेशन स्कीम। इसमें क्या है कि ये जो स्कीम है इस स्कीम के अकॉर्डिंगली जो मार्केट प्राइसेस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस है वो फार्मर को पे किया जाता है। उल्टा दूसरे एंड पे है कि क्या तो आप ओपन प्रोक्योरमेंट सिस्टम चालू कर दो कि एग्रीकल्चर जो फार्मर है वो कितना भी प्रोड्यूस करे और जितना भी प्रोड्यूस करेगा आइदर ही कैन सेल इट इन द मार्केट, और अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस कोलैप्स कर जाती हैं तो जितने भी प्रोड्यूस बचेगा वो सारा का सारा प्रोड्यूस कौन लेगा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑलराइट, सो दिस आर द टू पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट आर ऑन टू एक्सट्रीम। पहला है प्राइस डेफिशिएंसी कंपनसेशन कि मार्केट प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डिफरेंस आप फार्मर को पे कर दो, या फिर फार्मर से जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो सारा का सारा परचेज कर लो एट द रेट ऑफ एमएसपी। लेकिन ये दोनों बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हैं। ऑलराइट, नाउ एक बेटर ऑप्शन जो होगा वो जो बेटर ऑप्शन होगा दैट विल बी फाइंडिंग अ मिडल वे बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम मेथड्स। तो इसके बारे में बहुत सारे सजेशंस आए हैं। पहला जो सजेशन है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिटेड प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड प्रोक्योरमेंट सिस्टम वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सेस प्रोडक्ट एमएसपी पे फार्मर से खरीद लेगी टू द पॉइंट कि वो जो एक्सेस प्रोडक्ट जब वो खरीदेगी तो रिमेनिंग प्रोडक्ट विल बी एबल टू बी सोल्ड इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू द रिम्यूनरेटिव प्राइसेस और द मार्केट प्राइसेस। ऑलराइट, सो मतलब बेसिकली क्या होता है कि प्राइसेस कब फॉल होते हैं? प्राइसेस तब फॉल होते हैं जब मार्केट के अंदर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होती है। तो ये इस जो ये मिडल पाथ है जो लिमिटेड प्रोक्योरमेंट स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो गवर्नमेंट होगी इट विल बी एक्सट्रैक्टिंग एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, और जो रिमेनिंग मटेरियल होगी उसकी प्राइस जो होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द मार्केट प्राइस। दिस इज नॉन एज द मिडल स्कीम और द लिमिटेड प्रोक्योरमेंट स्कीम। ऑलराइट,
Now, apart from this, there are other solutions that are being tried from time to time, जैसे कि रायतु बंधु स्कीम है तेलंगाना गवर्नमेंट की, देन कालिया स्कीम है उड़ीसा गवर्नमेंट की, बट दीज ऑल आर बेसिकली इनकम सपोर्ट सिस्टम्स। और ये जो इनकम सपोर्ट स्कीम होती है, साल दर साल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इस वजह से जो आपका बजटरी डेफिसिट है, जो आपका बजटरी बर्डन है, वो बढ़ता ही जाएगा रेगुलरली इन स्कीम्स की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जैसे रायतु बंधु जो स्कीम है, इट इज़ ओनली फॉर द एग्रीकल्चरल फॉक्स हु आर हैविंग लैंड। ये सिर्फ एग्रीकल्चरलिस्ट के पास के लिए अवेलेबल है जिनके पास ज़मीन है, नॉट फॉर टेनेंट्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स। ऑलराइट, तो बेसिकली इनकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं है। Alright, now raising MSP, price deficiency payment system या income support system are only a partial solution to the bigger problem and you need a sustainable solution. और एक sustainable solution अगर prices और income की terms में देखा जाए तो that is nothing but a market reform which are pro agriculture. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटिव स्टेबल और यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे फार्मर्स को बेटर प्राइस मिले उनके प्रोडक्ट्स के लिए। Alright, so integrate the entire nation into a single market so that the farmers can sell their product at various places where they wish to sell it. Alright, apart from that, जो हमारे markets हैं, they are flooding with a lot of problems जिनको हटाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल inefficient physical operations, जैसे कि excessive crowding out of एक्सेसिव क्राउडिंग ऑफ इंटरमीडियरीज बहुत ज़्यादा हैं, इनएफिशिएंसी है फिजिकल ऑपरेशंस के अंदर, फिर मार्केट चेन बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, उसको सही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है विच इज़ राइट नाउ डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रो चेंज बनना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने आप से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो एग्रीकल्चर मार्केट्स को रिफॉर्म करें। Apart from this, the second problem that is making the problem of the farmers very severe in rural areas, वो है problem of low productivity। यानी जो हमारे जो farmers हैं, हमारी जो land है उसकी productivity low है। Alright, basically क्या है कि हमारे यहाँ पे जितना ज़मीन को पैदावार करना चाहिए उतना ज़मीन पैदावार कर नहीं रही, क्योंकि there is no adequate emphasis on seeds, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा फर्टिलाइजर के ऊपर, पैसा अवेलेबल नहीं है, ज़मीन ख़राब है। अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें मिसिंग हैं। ऑलराइट, हमारे यहाँ पे इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो। ये आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो मेजर प्रोडक्शन है वो है राइस एंड शुगर केन का, और 60% ऑफ द टोटल वाटर दैट इज अवेलेबल इज स्पेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड शुगर केन इटसेल्फ। हमारे यहाँ पे 1 टन ग्रेन प्रोड्यूस होने के लिए अप टू 3 टाइम्स ज़्यादा पानी लगता है कंपेयर टू कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ही ख़राब है एग्रीकल्चर की, जिसको सही करना है। और इस प्रोडक्टिविटी वाली प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए जो सोल्यूशन है वो है यूज़ ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी सच एज ड्रिप इरिगेशन। ऊपर से बेसिकली टेक्नोलॉजी को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे यील्ड गैप्स और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रो सीरियल रही हैं, और जिसकी वजह से मिलेट्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइवस्टॉक एंड फिश एज वेल एज द कोर्स सीरियल जो हैं उनको प्रॉपर ध्यान नहीं मिला, उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली। सो गवर्नमेंट को भी अपनी अटेंशन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम जस्ट फिक्सिंग इट टू व्हीट और राइस, टू मल्टीपल क्रॉप्स एज वेल एज लाइव स्टॉक एंड फिश। ऑलराइट, जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी एग्रीकल्चर की वो है प्रॉब्लम ऑफ लैंड साइज। हमारे यहाँ पे बहुत ही छोटी लैंड्स हैं फार्मर्स के पास में, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल को वो कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे एक एवरेज साइज ऑफ फार्म होल्डिंग देखी जाए वो 2.3 हेक्टेयर्स थी 1970 से 71 में, और जो कि रिड्यूस होकर 1.08 रह गई 2015-16 में। जो हमारे यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का टोटल शेयर 1980-81 में 70% था, वो 2015-16 में 86% पे इंक्रीज हो गया है। हमारे यहाँ पे जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है इट इज़ लेस देन 1 हेक्टेयर, जस्ट नियरली 0.38 हेक्टेयर्स इन 2015-16। ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर जनरल स्टडीज पेपर 3 एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू योर एसे। हमारे यहाँ पे अगर आप स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की मंथली इनकम देखें तो डेट इज़ वेरी लो, इट इज़ जस्ट 4,000 to 5,000। और जो बिग फार्मर्स हैं दे आर अर्निंग एज हाई एज 41,000 पर मंथ, ऑलराइट, फ्रॉम द लैंड। सो बेसिकली बात ये रहती है कि जो हमारे यहाँ पे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ बिग चैलेंजेस एंड द गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज बीइंग अवेलेबल टू देम।
जिससे वो अपना विकास कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं दूसरे सेक्टर्स में भी नहीं माइग्रेट कर सकते, नॉन फार्मर्स सेक्टर्स में भी नहीं माइग्रेट कर सकते, बिकॉज़ वहाँ पे एडिक्वेट अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो एक ही सॉल्यूशन बचता है कि आपको लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है इट इज़ सिंपल दैट आपको पॉलिसीज़, आपको मतलब गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेंगी फॉर लैंड कंसोलिडेशन, सो दैट लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस एंड जो एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग्स है उनको इंक्रीज कर सकें। फार्मर्स को वॉलंटरीली एक दूसरे के साथ आके अपनी लैंड्स को साथ में पूल करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन मेक बेनिफिट ऑफ साइज, ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप एक्सप्लॉइट कर पाएं। जैसे सपोज करो एक एरिया में 10 फार्मर है, हर एक के पास एक एक एकड़ की ज़मीन है। अगर वो सारे आपस में मिल जाते हैं तो इट विल बिकम 10 हेक्टेयर्स। 10 हेक्टेयर्स पे आप बाहर से जितना भी इक्विपमेंट है उसको बोरो कर सकते हो, उसको इंपोर्ट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, और जितना भी कॉस्ट आएगा वो आपस में शेयर कर लो। इसे बोलते हैं वॉलंटरी कमिंग टुगेदर पूलिंग ऑफ लैंड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा टार्निश कर रही हैं, और इन सारे जो सोल्यूशंस अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक फार्मर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस खत्म हो सकता है। ये सारी व्यूज़ हैं सी रंगराजन साहब की, हु हैज़ बिन टॉप इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री। ऑलराइट, चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है हुज कोटा इज इट एनीवे। ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पे आया था, और इसका जो कंटेक्स्ट है इज नथिंग बट 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि अब 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में तैयार हो चुका है, और जो प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन द अपर कास्ट एज वेल। ऑल राइट, और ये जो आर्टिकल ये इस्टेब्लिश करेगा कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने रखा है रिजर्वेशन के लिए फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये इसका सिर्फ बेनिफिट लेंगे वेल ऑफ पीपल। ऑलराइट, दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल। चलिए देखते हैं आगे आर्टिकल क्या कहता है। इस आर्टिकल में ऑथर कहते हैं कि ये जो क्राइटेरिया आपने रखा है फॉर द 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फ्रॉम द अपर कास्ट, उसका सबसे पहली चीज़ है कि इट रिक्वायर्स कि जो हाउस होल्ड है दे शुड बी अर्निंग बिलो 8 लाख पर एनम। ऊपर से यहाँ पे दे शुड पजेस एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 5 एकर्स। एक प्लॉट होना चाहिए जो 100 यार्ड्स या 100 यार्ड से कम होना चाहिए इन अ नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, या 200 यार्ड या 200 यार्ड से कम होना चाहिए इन नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो नया अमेंडमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ करता है कि वो इनकम कट ऑफ्स को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं टू डिटरमाइन कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन होगा। ऑलराइट, नाउ दे कैन ऑल्सो इवन इंक्रीज इट बियॉन्ड 8 लैक्स, वो जो सेंटर ने डिसाइड किया है उसके भी आगे ये अपने कट ऑफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो अमेंडमेंट है इट ऑल्सो अलाउज द स्टेट्स कि वो नोटिफाई करें इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। और ये किसी ऐसे ग्रुप को भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं विच आर ऑलरेडी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। ऑलराइट, तब आगे जो ऑथर है वो साफ कहते हैं कि देखिए क्या विडंबना है कि हमारे देश में जहाँ पे SC ST OBC आर अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन, और उनको सिर्फ आप 49.5% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और जो रिमेनिंग 30% पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 39 करोड़, उनके लिए उसमें भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसके उस 30% पॉपुलेशन के लिए यू आर रिजर्विंग 10%, और उसमें भी आप अगर अमीरों को निकाल दो तो 20% पॉपुलेशन के लिए आपने 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया फॉर अपर कास्ट, और वहीं पे SC ST OBC दो बीइंग 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आपसे 49.5% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ऑलराइट, सो अगर आप इन सारी कैलकुलेशंस को देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फ्रॉम द अपवर्ड कास्ट नहीं होगा। वो कौन होगा? वो होगा नंबर 1 मिडिल क्लास, जो कि प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रही है, जहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश कि वो कितना कमा रहे हैं। और राइट, प्राइवेट सेक्टर में अगर एक बंदा 12 लाख रुपए साल का कमा रहा है, ही कैन वेरी इजीली डिस्गाइज हिज इनकम टू जस्ट 8 बिलो अंडर 8 लाख। तो सबसे पहला जो बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो होगा मिडिल क्लास हु आर वर्किंग द प्राइवेट सेक्टर। द सेकंड बिगेस्ट बेनिफिशियरी टू दिस पर्टिकुलर कोटा सिस्टम विल बी द अनस्क्रूपुलस, मतलब वो ऐसे अपर कास्ट के वो ऐसे बंदे जो अपने आप को किसी भी तरीके से ट्रिक करके फॉल्स डिक्लेरेशंस बता सकते हैं। सपोज करो कि घरों जैसे 100 यार्ड्स का प्लॉट की लिमिट रखी है सरकार ने, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इस लिमिट को नीचे दिखा सकते हैं, दे कैन मेक फॉल्स डिक्लेरेशन, नोबडी इज गोइंग टू चेक। सो ऐसे अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स जो कि डिजर्व नहीं करते रिजर्वेशन, फिर भी अपने फॉल्स डिक्लेरेशंस करके दे वुड बी ग्रैबिंग द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन। ऑलराइट, ये सबसे दो बड़ी ऐसी कम्युनिटीज़ होंगी जो इस 10% रिजर्वेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट लेंगी। यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के बच्चे हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स के बच्चे हैं, दे विल बी हैविंग वेरी लिटिल चांस
to make benefit from this new quota. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ये पास्ट में भी आपने देखा है कि जब भी आपको पॉवर्टी लाइन डिफाइन करनी होती है टुवर्ड्स द हायर एंड, जो भी बेनिफिट उस टाइम आप किसी को देते हैं वो सिर्फ 10 to 20% लोगों को मिलता है ऑफ द पीपल हु एक्चुअली आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट. ऑलराइट, एंड अनफॉर्चुनेटली द पुअर, जो कि एक वोट बैंक नहीं कंस्टिट्यूट करता, दे आर जस्ट स्वेड बाय द प्रोमिसेस. ये आप एसटी रिजर्वेशंस में भी देख सकते हैं. आज की डेट में जो एसटी रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कोई लेता है तो वो क्या तो हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं जैसे नेगीज एंड ऑल दीज ट्राइब्स, या फिर राजस्थान की मीना tribe. So these are the dominant tribal populations which are making benefit of the entire population that is available to the entire ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. सो इस तरीके से जब भी आप रिजर्वेशन एक्सटेंड करते हो उसका बेनिफिट सिर्फ एक लिमिटेड पॉपुलेशन को पहुंचता है, और जो रियल पॉपुलेशन, डिजर्विंग पॉपुलेशन है, उसको उसका बेनिफिट कभी भी एक्सेसिबल नहीं होता. सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर. Keep working hard and download the PDF of these articles from the link given in the description. Thank you very much. Have a great day ahead. Bye.